नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त मैं गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन के बिल्डिंग में हूं, जहां मेरे साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की जर्नलिस्ट हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के सियासी समीकरणों के बीच पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप में से कौन से मुद्दे जनता के जहन में वोट देते समय हावी रहेंगे। इसके साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी और इंडिया अलायंस एक दूसरे को सियासी तौर पर घेरने की रणनीति बनाने में सफल दिख रही है या विफल होती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ जर्नलिस्ट हैं और इधर से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अपना परिचय बताएं। शशिकांत तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि गाजीपुर को अगर लेकर के बात की जाए तो गाजीपुर की सीट बहुत क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि यहाँ से मनोज सिन्हा 2019 का चुनाव हार गए थे। हालांकि बीजेपी के पास गिनाने के लिए बहुत सारे काम थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को जनादेश नहीं मिला। 2024 को लेकर के आप को क्या लगता है कि बीजेपी की जो कमियां थी सियासी समीकरण के लिहाज से, वो कील काटी दुरुस्त करती हुई बीजेपी नजर आ रही है क्या? देखिए, जैसा कि आपने चर्चा किया 2019 का, तो 2019 के थोड़ा सा पीछे आपको ले जाएंगे 2014 में। 2014 में जब गाजीपुर की जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ी। उसमें कुछ निर्दलीय लोग भी आए। अच्छा। और उसमें खुद जो इस बार मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनका उस समय कौमी एकता दल लड़ता था, और कौमी एकता दल से यहाँ पे डीपी यादव चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी बने थे। तो जो समीकरण बना था, बसपा अलग थी, सपा अलग थी, निर्दलीय अलग थे, एक भाजपा के बागी थे, मनोज सिन्हा के करीबी थे अरुण सिंह, वो भी बागी होकर के निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अच्छा। तो जो ये समीकरण बना निर्दलियों का या फिर कौमी एकता का लड़ना, ये मनोज सिन्हा का जो आगे का रास्ता है वो साफ कर दिया था। अच्छा। अब इस बार का जो जब 2024 की आप बात कर रहे हैं, आगे का रास्ता साफ मतलब परेशानी खड़ा कर, परेशानी अन्य दलों के लिए खड़ा हुआ और मनोज सिन्हा उसी में जीत गए। 2019 में क्या हुआ? 2019 में ये हुआ कि सभी पार्टियां एक साथ हो गई। सपा, बसपा, कांग्रेस, सभी दलों को यदि मिलाकर देखा जाए तो जातीय समीकरण इन जिस विकास की आप बात कर रहे हैं उसको भारी पड़ गया। अब 2024 है। 2024 में ये माना जा रहा है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है और बसपा अलग लड़ रही है। तो जो त्रिकोणीय मुकाबला की जो चर्चा हो रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम लोग दो चीजों पे बड़ी चर्चा कर रहे हैं। दो चीजों में यह है कि एक तरफ विकास की बात हो रही है और एक तरफ जातिवाद की बात हो रही है। अच्छा। तो गाजीपुर में 2019 में भी देखेंगे तो जातिवाद ही भारी था। 2014 में भी जाएंगे तो जातिवाद के आधार पर डीपी यादव चुनाव लड़े थे और यादवों का वोट काट दिए थे, तकरीबन 60,000 वोट काटे थे। तो उसमें यादव मतदाता बट गया था, उसमें मनोज सिन्हा जीत गए। इस बार 2024 की परिदृश्य यही है कि जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी, गाजीपुर में यदि देखा जाए तो यादव सबसे अधिक मतदाता 4,20,000 के समथिंग कुछ है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता भी 2.5 लाख के लगभग है। तो केवल इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो लगभग 7.25 साढ़े 7 लाख के करीब पहुंच जाता है। और जीत हार के लिए निर्णायक भूमिका में 4.5 से 5.25 लाख एक प्रत्याशी को चाहिए। तो उन दोनों समीकरणों को देखा है तो अब इन वोट में भारतीय जनता पार्टी कितना सेधमारी करती है। लेकिन एक भाजपा के पास ये भी प्लस है कि सवर्ण है, इसके साथ और तमाम जातियां हैं, जैसे बिंद हो गया, राजभर हो गया, इसके अलावा और तमाम ऐसी जातियां हैं जो भाजपा को, उन वोटरों को जो यादव के चर्चा हो रही है और मुसलमान की चर्चा हो रही है, उन वोटरों के लेवल पे आके खड़ा हो जाता है। अच्छा। तो इस बार की जो लड़ाई में एक और फैक्टर साबित ये होगा कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में है, और जब बहुजन समाज पार्टी अपने वोटरों को अपने तरफ आकर्षित कर लेती है, तो जो मनोज सिन्हा के समय में 1.25 लाख अधिक वोट पा करके भी हारे थे और 1.25 लाख के अधिक से अफजाल अंसारी चुनाव जीते थे। तो जब इस बार का आप समीकरण देखेंगे तो इस बार ये नजर आ रहा है कि जो बहुजन का वोट था वो अलग हो गया, फिर जो राजभर साथ में थे वो अलग हो गया, बिंद बाहुल्य देखा जाए तो संगीता बलौन को भी हाल ही में राज्यसभा सांसद बनाया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी समीकरण समाजवादी पार्टी के समीकरण से कहीं कम नहीं है। अच्छा। और धीरे धीरे अब चुनाव त्रिकोणीय न माना जाए, सीधे सपा और भाजपा की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई। जी, आपने कहा कि गाजीपुर में त्रिकोणीय लड़ाई थी, अंत में आपने कंक्लूड किया कि आमने सामने की लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई अगर होती है तो इसका सियासी लाभ किस दल को मिलेगा
और खास तौर से ऐसा कहा जाता है क्योंकि इस बार थोड़ा सा समीकरण जो पारंपरिक समीकरण है उससे अलग है। बीएसपी ने एक सवर्ण बिरादरी के कैंडिडेट को कंटेस्ट कराया है, तो ऐसे में आप अगर त्रिकोणीय लड़ाई होता अगर देख रहे हैं तो सियासी लाभ किसको मिलता हो आप एसेस करें? यदि त्रिकोणीय लड़ाई होती है जी, तो बीजेपी को सीधे सीधे फायदा होगा। अच्छा, जी सवर्ण कैंडिडेट होने के बावजूद? हाँ, अच्छा, सवर्ण कैंडिडेट होने से कुछ लोग कुछ परसेंट वोट उनकी तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सवर्ण होने से उनके पास वोट है। अच्छा जी, अगर बसपा का मतदाता बसपा पे चला जाता है तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होगा। अच्छा जी, विकास के मुद्दे पर या जाति समीकरण पर गाजीपुर की आवाम या गाजीपुर की जनता 1 जून को किस आधार पर वोट करती है आपको दिख रही है? क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए, जाति समीकरण गाजीपुर में भारी है। यहाँ पर लोग जाति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लेकिन ऐसी भी संख्या बहुत ज्यादा लोगों की है जो कि विकास को महत्व दे रहे हैं और विकास की बातें करते हैं। जी, अग्निवीर को लेकर के बार बार विपक्ष सत्तारूढ़ दल को घेरता हुआ नजर आ रहा है और गाजीपुर में पीएम ने भी अपने स्पीच में अग्निवीर की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं की, लेकिन यहाँ की शौर्यता का जरूर बखान किया और गहमर गांव का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने अग्निवीर की चर्चा की और गहमर गांव का उन्होंने भी जिक्र किया। इन दोनों चर्चाओं के बीच क्या गाजीपुर में वाकई अग्निवीर कोई सियासी मुद्दा बनता आपको दिख रहा है? देखिए, सौभाग्य की बात ही कही जाए कि मैं गहमर गांव का ही निवासी हूँ। अच्छा, और मेरे गांव में हर घर में सैनिक हैं। कोई ऐसा घर नहीं है आज भी हर घर में सैनिक हैं, 1 या 2। अच्छा, हर घर का बच्चा सेना में है जी। मेरे भी 2 भाई जो है सेना में है इस समय वर्तमान में जी। लेकिन जो आप अग्निवीर योजना कह रहे हैं, अग्निवीर योजना जो लाई गई है वो राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शिता के हिसाब से लाई गई है। अच्छा। उसमें क्या है कि हर बच्चों को हथियारों की ट्रेनिंग देना, लोगों को उसमें रखना, लोगों को, तो ऐसी स्थिति में अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है। ज्यादा से ज्यादा लोग अग्निवीर योजना के अंतर्गत बच्चे आते हैं, तो एक उम्र में एक अच्छा पैसा भी उनको गवर्नमेंट दे रही है और भी लाभ दे रही है। तो वो एक आप चूंकि गांव जाते होंगे तो वहां के जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं या फिर जो बच्चे या जो युवा छुट्टियों पर आते होंगे उनसे बातचीत होती होगी, उनकी क्या राय है अग्निवीर योजना को लेकर? देखिए, अग्निवीर योजना के विषय में चर्चा होती है। अग्निवीर योजना पर लोग अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि भाई स्थायी नौकरी तो सबके मन में है कि एक हम सेना में भर्ती हुए तो 18 साल 20 साल नौकरी करके वापस आते हैं, लेकिन इस योजना में आने से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें निपुण होंगे और आगे अपने, अगर उनको मर्यादा में रहने की शिक्षा मिल गई, संयम में रहने की शिक्षा मिल गई, तो निश्चित रूप से एक सफल नागरिक आगे कहीं ना कहीं चल के बन सकते हैं। इस पर भी बात होती है। एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है, किसकी पॉलिटिकल फील्डिंग आपको मजबूत नजर आ रही है वर्तमान में मुद्दों के हिसाब से? अगर बात करें मुद्दों के हिसाब से बात करें तो इंडिया अलायंस तो अपना जोर लगाई हुई है, लेकिन इंडिया ये अलायंस भारी है, एनडीए अलायंस भारी है। अच्छा, चलिए, आपका नाम साहब? आलोक त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी, आपसे हम लोकसभा चुनाव के संदर्भ में समझने की कोशिश करने के क्रम में बातचीत कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपसे पहले के वक्ता ने बताया कि एनडीए अलायंस की फील्डिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत दिख रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और रखते हैं तो क्या आपको एनडीए गठबंधन की फील्डिंग में मजबूत पक्ष क्या नजर आ रहा है? और अगर नहीं रखते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या आपको मजबूत बिंदु दिख रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो फील्डिंग किसकी मजबूत है, क्या है, तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हम अक्सर देखते हैं कि जैसे ही चुनाव समाप्त होता है तो बीजेपी जो है उसी दिन से फिर अगले चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है, यानी फील्डिंग सजाना शुरू कर देती है। संगठनात्मक स्तर पर मजबूत है। और निश्चित तौर से जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन चुनावी माहौल आते हैं, चुनावी मौसम आते हैं, चुनावी बयार आते हैं, तो उस समय निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं फील्डिंग सजाने में एनडीए गठबंधन जो है काफी मजबूत है। अच्छा, और रही बात, जैसे कि अभी कल अखिलेश जी आए थे, अखिलेश जी ने उन्होंने भी गहमर गांव और अग्निवीर की चर्चा की। नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने भी जो है गहमर गांव की चर्चा की, 1 रैंक 1 पेंशन की बात की उन्होंने। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि युवा जो है भ्रमित हैं और
जो अग्निवीर योजना है सरकार की, वो बिल्कुल नाकाफी है और आधी अधूरी नौकरी है। अगर हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इसको हम पक्का नौकरी करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। रिकॉल कर लेंगे। जी। हाँ। लेकिन जो इंडिया गठबंधन या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मन से भाषण देते हैं। उन्होंने कहा कि वन टाइम वन पेंशन जो सैनिकों की मांग होती थी उसको उन्होंने पूरा किया। हालांकि इसकी हम लोग समीक्षात्मक किया और सैनिकों से बातचीत भी की, तो उन्होंने इसका पुख्ता प्रमाण दिया कि नहीं, बिल्कुल वो लागू हो चुका है, लेकिन थोड़ी मोड़ी हर चीजों में कमियां होती हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। तो सवाल यह है कि जो अग्निवीर योजना है सेना में, तो सेना के बात को लेकर इस तरह से कभी तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेना देश के रक्षक हैं और सीमा पर डटे रहते हैं, और हम भारत के नागरिक के लिए जो अपने खून पसीना बहाते हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं और चैन से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन जो चुनावी बयार है, जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी मौसम है, इस बार तो एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन और बीएसपी, तो इंडिया गठबंधन जो है वो दावा करते हैं कि हमारे साथ ये दल मिल के जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 लड़कों का चुनाव है, इस तरह की चर्चाएं अक्सर लोग सुनते हैं। सुभाषपा को लेकर के आपसे समझना चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन के साथ सुभाषपा है, गाजीपुर में कितना बड़ा परिवर्तन सियासी तौर पर एनडीए के हक में या एनडीए के विपक्ष में सुभाषपा के दृष्टि से आप बताना समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, सुभाषपा का अच्छा खासा प्रभाव गाजीपुर में है। हालांकि जहुराबाद जो यहाँ के ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा जो अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ते हैं, वो बलिया लोकसभा में आती है, लेकिन गाजीपुर लोकसभा में उनके तकरीबन 1 लाख वोटर बताए जाते हैं। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन एक अनुमान है कि 1 लाख से ज़्यादा वोटर सुभाषपा के गाजीपुर लोकसभा में हैं। और सुभाषपा के जो भी वोटर हैं, ओम प्रकाश राजभर अच्छी पकड़ रखते हैं अपने वोटर्स पे, और वो जहाँ कहेंगे उनके वोट वहीं जाएंगे। अच्छा। हालांकि यहाँ पे अफजाल अंसारी की जो बिटियां हैं, नुसरत अंसारी, उनको छड़ी निशान अलाट हुआ है। छड़ी निशान सुभाषपा का चिन्ह है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में वो छड़ी निशान नुसरत अंसारी को अलाट कर दिया गया है। हो सकता है कुछ वोट पे असर पड़े, क्योंकि छड़ी निशान से सुभाषपा के वोटर कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं, लेकिन सुभाषपा और बीजेपी ये समझाने की कोशिश करेगी अपने वोटर्स को कि यहाँ पे हमारा निशान कमल है और वो कमल को वोट दें। बाकी सुभाषपा का अच्छा खासा प्रभाव है और लोकसभा सीट पे वो अच्छा असर डालेगी, और बीजेपी को सुभाषपा गठबंधन का फायदा जरूर मिलेगा। ठीक होगा जी। आपका परिचय? मैं रविकांत पांडे, देखता हूँ। बातचीत का क्रम यहीं से शुरू करते हैं। सुभाषपा से जरा समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। 5 विधानसभा में से सुभाषपा, आपको क्या लगता है कि कितने वोट को जो है कि वोट बैंक है, या जो छड़ी का एक विवाद आया था छड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर के, नुसरत अंसारी को मुक्त चुनाव चिन्ह की सूची में चूंकि छड़ी है लोकसभा चुनाव में, तो उनको छड़ी अलॉट हो गया है। छड़ी अलॉट होना नुसरत को क्या एनडीए खेमे को कहीं से डैमेज करता आपको दिख रहा है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को ये नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा। क्योंकि कहा जाता है कि राजभर का जो पार्टी है उनका, इनके वोटर बहुत छड़ी देख करके ही वोट डालने वाले हैं। अच्छा। कम पढ़ी लिखी, मतलब इनकी संख्या ज्यादा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के ज्यादा इनके पास है, और इसलिए ये कहीं ना कहीं गुमराह हो सकते हैं। अच्छा। और छड़ी पे ये वोट करेंगे अगर, तो कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान। सुनियोजित तरीके से लिया गया आपको लगता है? बिल्कुल, ये सुनियोजित तरीके से ही और मांग करके ये लिया गया है। जिलाधिकारी के सामने इसको रखा गया था कि हमें छड़ी ही चाहिए, और ये गाजीपुर ही नहीं, और गाजीपुर के अगल जैसे बलिया में भी देखा जाए तो इस तरह से हुआ है कि छड़ी मांग करके वहाँ भी एक निर्दल प्रत्याशी ने वोट लिया है। एक विषय और आपसे समझना चाहेंगे कि अफजाल अंसारी का एक मामला सब्सिडीज है, हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें कि 30 जून से पहले जजमेंट आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश जारी हुआ है, आदेश जारी हुआ है। उसको लेकर के जो सब्सिडीज मैटर है, क्या वोटर उससे प्रभावित होगा? क्या लोगों के जहन में ये बात आएगी कि मैटर सब्सिडीज है, कोर्ट से फैसला उनके हक में आए या विरोध में आए? इस तरह के तमाम सोच के बीच क्या यह भी एक तारीख को जब वोटर पहुंचेंगे पोलिंग बूथ पर वोट डालने, तो उनके जहन में यह भी एक विषय होगा वोट देने और नहीं देने के क्रम में? बिल्कुल, ये विषय है और अच्छा। इस पे जनता विचार भी कर रही है। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं इस मुद्दे को भुना नहीं पा रही हैं। अच्छा। लोगों के बीच में इस मुद्दे को उतने जोर से नहीं उठा पा रही है जैसे जनता इनसे प्रभावित हो। अच्छा। तो ये तो मुद्दे की बात है, और ये चुनावी मुद्दा है। अगर ये विपक्ष हावी होता है तो कहीं ना कहीं ये वोट पे प्रभाव डालेगा। चलिए, जीत हार को ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन मुद्दों के संदर्भ में अगर बात करें तो एक तरफ इंडिया खेमा है, एक तरफ एनडीए खेमा है। एक तरफ से अपनी जो है कि उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है और दूसरी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के फेलियर्स किन किन विषय पर हुए हैं।
इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा खेमा अपनी बात को मजबूती से लोगों के बीच पहुंचाता हुआ दिख रहा है। नहीं, दोनों पार्टियां अपनी मुद्दों को पहुंचा रही हैं। अच्छा। जैसे अग्निवीर मुद्दा है तो विपक्ष इस पे हावी है। अच्छा। लेकिन जो पक्ष की जो सरकार है वो इस मुद्दे को रख नहीं पा रही है। उसका माने काट इनके पास अभी उस तरह का नहीं है, अपना तर्क नहीं साझा कर तर्क साझा नहीं कर पा रही है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इसका उनका नुकसान है। लेकिन विपक्ष जो संविधान खतरे में होकर करने की ये जो बात कर रही है, इन मुद्दे को विपक्ष नहीं सही कर पा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं पक्ष जो है वो हावी है इन मुद्दे से बचने के लिए, क्योंकि जनता समझ रही है कि नहीं ये चीज क्या है। दोनों चीज जनता को गुमराह करने के लिए सिर्फ लगाया जा रहा है। फ्री राशन का लाभ होगा ऐसा सत्तारूढ़ दल की तरफ से कहा जा रहा है। क्या वाकई आपको लगता है कि फ्री राशन जो प्रणाली है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिसके तहत राशन गरीब गुर्बत में जीने वाले लोगों को मिल रहा है, क्या वाकई ये गेम चेंजर सियासी तौर पर साबित होती दिख रही है आपको? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को इतनी बुरी तरह से 7 विधानसभाओं में हार नहीं मिलती। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा कहने के लिए तो है राशन का, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है। अच्छा। यहाँ का जो ये समीकरण है, हमें नहीं लग रहा है कि कहीं से ये फ्री राशन का मुद्दा वोट में तब्दील करा पा रहे हैं लोग। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो ये थे गाजीपुर के कुछ पत्रकार जिनसे हमने बातचीत की और 2024 के चुनाव के संदर्भ में सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश की। अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।